We'll start with chapter 1, which is rotational dynamics. हम पहले कुछ फॉर्मूला रिवाइज करेंगे विथ एब्सोल्युटली नो डेरिवेशन पार्ट, डेरिवेशन देखना नहीं है। रोटेशनल डायनामिक्स में बेसिकली इस चैप्टर में एज फार एज योर बोर्ड इज कंसर्न दो पार्ट्स थे। तो रोटेशनल डायनामिक्स में पहला पार्ट था सर्कुलर मोशन, रोटेशनल डायनामिक्स। इसमें दो पार्ट है, पहला पार्ट है सर्कुलर मोशन का, तो सेक्शन ए बिलोंग्स टू सर्कुलर मोशन, सेक्शन बी इज रोटेशनल मोशन। तो सर्कुलर मोशन के कौन कौन से फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए? नंबर 1, आपको पता होना चाहिए कि जो लीनियर मोशन है वही सर्कुलर मोशन है, सिर्फ पैरामीटर चेंज होते हैं। तो सबसे पहले लीनियर मोशन में आप जिसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हो एस, उसी को आप एंगुलर मोशन में, एंगुलर मतलब सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट बोलते हो थीटा। ये मेजर करते हो मीटर में, ये मेजर करते हो रेडियंस में। और याद रखना रेडियन इज जस्ट अ नंबर, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। m0 l0 t0, तो रेडियन इज जस्ट अ नंबर विदाउट एनी डायमेंशन। देन लीनियर में जिसको वेलोसिटी बोलते हो, और उसको कैसे लिखते हो? ds/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये होता है मीटर पर सेकेंड। वैसे ही यहाँ पे ओमेगा होता है d(θ/dt) which is रेडियन पर सेकेंड। डायमेंशनली इट इज l1 t-1, इट इज ओनली t-1। फिर यहाँ पे जिसको आप a बोलते हो एक्सेलरेशन, तो हियर यू कॉल दिस एज a which is एक्सेलरेशन। आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन a इज dv/dt, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब l1 t-2। यहाँ पे इसको बोलते हो अल्फा, विच इज इक्वल टू d(ω/dt) रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, डायमेंशनली t⁻²। देन आपको पता होना चाहिए रिलेशंस क्या है लीनियर मोशन के और एंगुलर मोशन के, रिलेशंस क्या है। तो आपको पता होना चाहिए s which is as you know displacement, so s equal to r theta, where r is radius of circular motion, v equal to r omega and a equal to r alpha। तो कुछ नहीं किया हमने, इतना ही किया हमने। what we have done is हमने सिर्फ s थीटा v ओमेगा a अल्फा लिख लिया और इक्वल टू r से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ऐसा याद रखते हो उसको, s इक्वल टू r थीटा, linear equal to r into angular, खत्म, डन। देन काइनेमेटिक्स के इक्वेशन, तो अगर आपको याद होगा काइनेमेटिक्स के इक्वेशन अगर आपको लीनियर में याद है तो आपको एंगुलर मोशन भी याद है। लीनियर मोशन अगर आपको याद है v इक्वल टू u प्लस at, तो आपको एंगुलर में याद है ओमेगा फाइनल। ओमेगा फाइनल मतलब फाइनल वेलोसिटी, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। तो अगर आपको यहाँ पे ये याद है v² इक्वल टू u² प्लस 2as, तो आपको ये भी पता है ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, राइट। a की जगह पे अल्फा, s की जगह पे थीटा। इफ यू रिमेंबर s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at², तो यू रिमेंबर थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल t प्लस 1/2 अल्फा t², राइट। अगर आपको लीनियर मोशन में फोर्स इक्वल टू m इंटू ए याद है, याद रखना न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इट टेल्स यू एनी बॉडी इफ इट इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट, राइट। तो जब तक फोर्स नहीं है, कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल अनबैलेंस, तब तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है तो उसी वेलोसिटी के साथ मूव होता रहेगा। कब तक? जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता तब तक। अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट हुआ तो क्या होगा? एक्सेलरेशन। तो जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो आपको बताता है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो क्वेश्चन ये था कि व्हाई इज दिस सो, जब तक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता तब तक बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता? किसने रोका था? उसके खुद के मास ने। मास को क्या बोलते हो? इनर्शिया। सिमिलरली रोटेशनल मोशन में या सर्कुलर मोशन में, जैसे यहाँ पे लीनियर मोशन का स्टेट चेंज करने के लिए क्या चाहिए? फोर्स। वैसे ही
एंगुलर मोशन, सर्कुलर या रोटेशनल मोशन का स्टेट चेंज करने के लिए क्या चाहिए, टॉर्क। जैसे यहाँ पे इनर्शिया है वैसे वहां पे इनर्शिया है, उसको बोलते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर रोटेशनल इनर्शिया। जैसे यहाँ पे ए है वैसे यहाँ पे अल्फा है, तो सेम सेम, नथिंग, नो चेंज, एब्सोल्युटली नो चेंज। फोर्स टॉर्क, मास आई, ए अल्फा। देन पावर के भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, तो यू शुड नो पावर। नहीं पता तो कोई बात नहीं, व्हाट इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ पावर? व्हाट इज पावर? वर्क डन पर यूनिट टाइम। What is work upon time? What is work? Force into displacement. What is displacement upon time? Velocity. तो क्या आ गया? Force into velocity. तो force into velocity. तो यहाँ पे जो पावर का इक्वेशन आता है वो होता है force into velocity. यहाँ पे जो पावर का इक्वेशन आता है, फोर्स की जगह पे टॉर्क, वेलोसिटी की जगह पे ओमेगा। गुड गुड। देन बाकी के इक्वेशन हम बाद में देखेंगे जब रोटेशनल मोशन का कवर करेंगे तब। नेक्स्ट थिंग इज आपको पता होना चाहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को आप बोलते हो यूसीएम, राइट। और आपको पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चेंज नहीं होता और क्या चेंज होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ओके, व्हेनेवर यू पास थ्रू दिस, ओके, तो you should know in case of uniform circular motion, जब जब यूसीएम की बात होगी तो हमारे पास एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। कहाँ पे? अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। क्या कांस्टेंट है? स्पीड कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट नहीं है? वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? चेंज। तो जब भी पार्टिकल ए पॉइंट पे है तो वेलोसिटी इज अलोंग टेंजेंट विच इज va। जब पार्टिकल किसी और पॉइंट पे आया तब उसका वेलोसिटी चेंज हुआ, स्पीड नहीं, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ। इट इज नाउ एट न्यू पॉइंट बी। इसने कुछ एंगल बना दिया, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। बी पॉइंट पे स्पीड कितना? bv। गुड। तो रिमेंबर, स्पीड इज कांस्टेंट, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, क्योंकि कहीं पे भी मेजर करो इसका स्पीड हमेशा मिलेगा सेम। गुड। ऐसे केस में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता है, कौन सा? सेंट्रीपिटल। सो देयर इज ओनली वन एक्सेलरेशन व्हिच इज टुवर्ड्स द सेंटर, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड वाइज इट इज v स्क्वायर बाई r, या फिर इट इज, इफ यू रिमेंबर, r ओमेगा स्क्वायर, या फिर इफ यू रिमेंबर इट इज v ओमेगा। ये मैग्नीट्यूड वाइज है। डायरेक्शन वाइज बात करोगे तो रेडियस होता है सेंटर से सर्कमफरेंस की तरफ, इस डायरेक्शन को आप बोलते हो आर कैप, राइट। डायरेक्शन वाइज बात करोगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये सर्कमफरेंस से सेंटर की तरफ है, मतलब इसका डायरेक्शन क्या है? माइनस आर कैप। तो डायरेक्शन, इफ यू वांट टू राइट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, इट इज इक्वल टू, वैसा ही है, सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे आपके पास आएगा माइनस आर कैप एंड माइनस आर कैप। गुड। तो ये आ गया आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मैंने अभी भी बताया, अगर एक्सेलरेशन है तो अपने आप तो प्रोड्यूस होगा नहीं, कौन प्रोड्यूस करेगा? फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स भी है। फोर्स कौन सा है? सेंट्रीपिटल। रिमेंबर, एक्सेलरेशन अपने आप प्रोड्यूस होता नहीं है, उसके लिए क्या चाहिए? फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ नहीं है, ये मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो पता है ना, v स्क्वायर बाय r ओमेगा स्क्वायर या फिर v ओमेगा। तो इट इज मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बन गया mv स्क्वायर बाय r, mr ओमेगा स्क्वायर एंड mv ओमेगा। गुड। देन जब नॉन यूसीएम की बात करोगे तो नॉन यूसीएम, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यू रिमेंबर, यहाँ पे दो चीजें हो रही है। अब जैसे यूसीएम में क्या हो रहा था? ओनली डायरेक्शन वाज चेंजिंग। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दो चीजें होगा, एक तो डायरेक्शन भी चेंज होगा, एक स्पीड भी चेंज होगा। तो बोथ
both speed and direction changes, दोनों चेंज होगा। जब दोनों चेंज होता है तो एक तो टुवर्ड्स सेंटर आएगा ही, क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा टुवर्ड्स सेंटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का सोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का सोर्स है चेंज इन डायरेक्शन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का सोर्स क्या है, चेंज इन स्पीड। तो जब स्पीड चेंज होगा तो क्या मिलेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जब डायरेक्शन चेंज होगा तो क्या मिलेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे यूसीएम में एक ही एक्सेलरेशन था, वो था सेंट्रीपिटल। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कहाँ पे है, टुवर्ड्स सेंटर। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दो है। तो डू यू रिमेम्बर वेक्टर्स, जब आपके पास दो वेक्टर है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रिजल्टेंट कहाँ जाता है, अलोंग द डायगोनल। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ये टुवर्ड सेंटर नहीं है, इट इज समवेयर इन बिटवीन। तो आपको पता होना चाहिए, जब दो वेक्टर आपके पास परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो तो रिजल्टेंट क्या होता है, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर का रूट। क्लियर। तो नॉन यूसीएम में दो कंपोनेंट्स है, तो नॉन यूसीएम में जब फोर्स फाइंड करोगे तो वो क्या आएगा, M into A, where A is resultant of centripetal and tangential accelerations। क्लियर यहां तक। तो ये सबसे पहले पता होना चाहिए आपको। देन इसके बाद हमने देखा था, I mean of course you should remember applications of UCM, और पहला ये एप्लीकेशन था व्हीकल ऑन अ कर्व्ड हॉरिजॉन्टल ट्रैक। तो पहला ही एप्लीकेशन था यूसीएम का, एप्लीकेशंस ऑफ यूसीएम। वी विल नॉट गो इनटू डेरिवेशंस। तो पहला एप्लीकेशन था व्हीकल ऑन अ कर्व्ड हॉरिजॉन्टल पाथ, कर्व्ड हॉरिजॉन्टल पाथ, रोड, ट्रैक, जो बोलना है वो। तो ऐसा है, यू आर मूविंग ऑन अ रोड और सडनली एक टर्न आ गया। तो जब एक टर्न आ गया तो इट बिकम्स पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन होने के लिए नेसेसरी फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर होता है, तो कहीं से तो मिलेगा, कौन प्रोवाइड करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे याद रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज गिवन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और यहाँ से आपको इक्वेशन मिलता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर बाय r। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर आपको याद होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन होता है m इंटू जी, m और m होता है कैंसल, तो v स्क्वायर आता है म्यू एस आर जी, तो v आता है अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। इसको बोलते हो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे r आप चेंज नहीं कर सकते, रोड बन गया तो बन गया, यू कैन नॉट चेंज रेडियस ऑफ कर्वेचर। जी आप चेंज नहीं कर सकते अनलेस अगर आपकी तैयारी है मार्स से शिफ्ट होने की, तो राइट, क्योंकि जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो डिपेंड किस पे करता है, तो ग्रेविटेशन भी याद कर लो, gm by r square, राइट। यू कैन नॉट चेंज जी, you cannot change mass of earth, you cannot change radius of earth, so you cannot change small g। तो अब प्रॉब्लम ये आ गया कि हमारा मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ये कंप्लीटली डिपेंड करता है म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस। गुड। तो टायर पुराना होगा या फिर बारिश का टाइम है, तो फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट कम हो गया, तो आपका मैक्सिमम स्पीड भी कम हो गया। गुड। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम सीधा जाएंगे बाहर, राइट। तो प्रॉब्लम है, यू कैन नॉट कंप्लीटली डिपेंड ऑन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इसके लिए हम करते हैं बैंकिंग, दैट इज सेकेंड एप्लीकेशन, बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स में करते क्या है, हम रोड को सिर्फ थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं। अभी तक क्या था, ऐसा था, हॉरिजॉन्टल था, फिर जैसे ही टर्न आया, व्हाट यू डू इज, ये जो आउटर एज है इसको थोड़ा ऊपर उठा लिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनर एज, ये एंगल बन गया थीटा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। नाउ व्हाट हैज चेंज्ड, चेंज क्या हुआ, बैंकिंग करने से क्या चेंज हुआ, बैंकिंग करने से फोर्सेस के कंपोनेंट्स चेंज हो गए। अब ये व्हीकल बाहर आ रहा है, इट इज कमिंग आउट, राइट, और हमने रोड को किया है थोड़ा टिल्ट। गुड।
तो फोर्सेस कौन कौन से एक्ट होंगे? डेफिनेटली नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस इन कांटेक्ट। तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। वेट mg इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, तो ये mg, ये नॉर्मल रिएक्शन n, ये थीटा तो ये भी थीटा, राइट। नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर दिखाता हूं क्योंकि वो ऊपर ही होता है, तो दैट इज व्हाई यू हैव ओवर हियर, राइट। सो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन अप। ये mg का कौन सा कंपोनेंट? कॉस कंपोनेंट mg कॉस थीटा। यहाँ पे कौन सा आएगा? mg साइन थीटा, करेक्ट, mg साइन थीटा इधर ही आएगा ना? श्योर, गुड गुड, आर वी गुड? mg साइन थीटा, राइट। तो रिमेंबर ये डायरेक्शन कौन सा है? ये डायरेक्शन किसका है? सेंटर का डायरेक्शन है। तो mg साइन थीटा कौन सी डायरेक्शन में है? सेंटर पे। तो क्या प्रोवाइड कर रहा होगा वो? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो mg साइन थीटा is providing mv square by r and mg cos theta, ये ने इसने बैलेंस कर दिया, मतलब नॉर्मल रिएक्शन और ये हो गए बैलेंस्ड। तो डिवाइड कर दो, व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन बाय द वे? mg, नॉर्मल रिएक्शन इज m into g, तो ये क्या आ जाएगा? m into g। दोनों को डिवाइड कर दोगे तो mg कैंसल, तो क्या मिलेगा? साइन अपॉन कॉस tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg। तो यहां से आपको मिल जाएगा दो इंपॉर्टेंट चीजें। नंबर वन, थीटा, थीटा कितना है? tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय rg, मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग मिल जाएगा। नंबर टू, v इक्वल टू, क्योंकि v स्क्वायर इक्वल टू rg tan थीटा, तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा, राइट। इसको हम बोलते हैं मोस्ट सेफ स्पीड, दिस इज कॉल्ड एज मोस्ट सेफ स्पीड। ये वैल्यू ना मिनिमम वैल्यू है, ये वैल्यू ना मैक्सिमम वैल्यू है, इसको सिर्फ बोलते हो मोस्ट सेफ। मतलब अगर आपको सेफली टर्न लेना है तो इतना स्पीड रखना पड़ेगा। अगेन दिस इज अ कांस्टेंट, क्योंकि r कांस्टेंट, g कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये है कि मुझे सेफली टर्न लेना है, तो जब भी टर्न आएगा तो सबसे पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसमें लिखना चाहिए कि आपको जिंदा रहना है टर्न लेने के बाद, तो 50 किलोमीटर पर आवर के ऊपर नहीं चलेगा, 50 किलोमीटर पर आवर के नीचे भी नहीं चलेगा। ऐसा हो सकता है कि टर्न लेते हुए 50 रखना है, राइट, तो नहीं होता वैसा। तो फिर अभी प्रॉब्लम यह है, अगर आपका स्पीड कम हुआ, हो सकता है माय व्हीकल इज वेरी ओल्ड, डजंट गो अप टू 50 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो अब हम बात करते हैं लिमिट्स की, स्पीड लिमिट्स की। अब स्पीड लिमिट्स का केस इज अगेन सिंपल। तो पहला केस है लोअर लिमिट, और इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो दैट इज व्हाई वी आर कवरिंग लिटिल बिट ऑफ थ्योरी हियर, बिकॉज ये सबसे पहला चैप्टर है, मतलब आपने एक साल पहले सीखा था, राइट। तो फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे। तो नाउ व्हाट यू शुड नो इज, देखो होगा क्या, होने ये वाला है कि जैसे ही टर्न आया तो हम यहाँ पे टर्न पे है, स्पीड होना चाहिए कितना? इतना, मोस्ट सेफ स्पीड अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। अगर उससे कम हो गया तो क्या? तो हम सीधा जाएंगे रोड के इनर सरफेस की तरफ, यू विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग इनवर्ड्स। अगर ज्यादा हो गया तो यू विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग आउटवर्ड्स, राइट। तो हमको ये देखना है कि मिनिमम स्पीड कितना, उसको बोलते हैं मिनिमम स्पीड, और हमको देखना है मैक्सिमम कितना। तो वो दोनों जो फॉर्मूला आते हैं लिमिट्स के, मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा, वी विल नॉट डिराइव ऑफ कोर्स। तो वी मिनिमम आता है अंडर रूट ऑफ आर जी। एक चीज याद रखना, दोनों का मिनिमम और मैक्सिमम का जनरल स्ट्रक्चर, फॉर्मूला का स्ट्रक्चर, जिसको मैं स्केलेटन भी बोलता हूं, मतलब सेम ही दिखते हैं दोनों, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। दोनों में है अंडर रूट ऑफ आर जी, दोनों में है यहाँ पे tan थीटा, यहाँ पे म्यू अपॉन 1 म्यू, प्लस नहीं, प्लस तो ठीक है वो करेंगे, प्लस माइनस हमको पता है, हम फिलहाल सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो यू नीड टू फर्स्ट रिमेंबर दैट इनिशियली यू शुड नो व्हाट इज द जनरल स्ट्रक्चर। आर जी यहाँ पे आएगा tan थीटा, यहाँ पे आएगा म्यू, यहाँ पे आएगा 1 म्यू tan थीटा।
तो जैसे ऊपर का फॉर्मूला दिखता है वैसे ही नीचे का भी दिखता है, मतलब यू डू नॉट हैव टू रिमेम्बर टू डिफरेंट फॉर्मूलाज, एक ही याद रख लो। सिर्फ इतना है, जब मिनिमम होगा तो माइनस प्लस, मैक्सिमम होगा तो प्लस माइनस। डन, गुड, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। ओके, तो ऐसा याद रखते हैं उसको। इसके बाद का केस था मौत का कुआं, वेल ऑफ डेथ। तो वेल ऑफ डेथ में होता क्या है? वेल ऑफ डेथ को वॉल ऑफ डेथ भी बोलते हो, जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन है मौत का कुआं, ऑफ कोर्स। तो आपने देखा होगा व्हेन यू गो टू सम इवेंट्स लाइक जत्रा, राइट, तो उस केस में एक वर्टिकल सिलेंडर है, वर्टिकल सिलेंडर में एक व्हीकल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो फोर्सेस कौन कौन से एक्ट होंगे ये पता होना चाहिए। एक फोर्स है डाउनवर्ड्स mg, तो व्हीकल सीधा नीचे गिरना चाहिए था, गिरता है क्या? नहीं। किसने बैलेंस किया? फ्रिक्शन ने। फ्रिक्शन कहाँ होता है? ऊपर की तरफ। देन और एक फोर्स है, कौन सा है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होता है? ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे आपके पास तीन फोर्सेस हो गए, राइट। तो एज यू कैन सी, नॉर्मल रिएक्शन इज टुवर्ड्स सेंटर, देन force of friction is upwards and mg is downwards। तो दिख रहा है किसने किसको बैलेंस किया, किसने किसको बैलेंस किया? F is equal to mg, करेक्ट। और m क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स, mv स्क्वायर बाई r। गुड, तो ये दो आ गए आपके पास। आपको 11th स्टैंडर्ड से पता होता है कि फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू। बट व्हाट इज एफएस? mg। व्हाट इज n? mv स्क्वायर बाय r। mm कैंसल, तो v स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू rg अपॉन म्यू एस। तो जब v स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू हो और स्क्वायर रूट लोगे तो ये बन जाता है मिनिमम। तो व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी फॉर द व्हीकल टू परफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन इनसाइड वेल ऑफ डेथ इज अंडर रूट ऑफ rg बाय म्यू एस, राइट। तो ये फॉर्मूला काम में आएगा। इसके बाद था केस ऑफ कोनिकल पेंडुलम। अब याद रखना, कोनिकल पेंडुलम समझ में आया तो फिर फनल का केस समझ में आएगा। और फनल क्या होता है? हैव यू सीन फनल? पेट्रोल भरते हैं, केरोसिन भरते हैं, उसको बोलते हैं फनल। तो इसके बाद का जो केस था वो था कोनिकल पेंडुलम का। कोनिकल पेंडुलम के इक्वेशंस अच्छे से देख लो क्या क्या आते हैं, यू नीड टू नो दिस। कोनिकल पेंडुलम, व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम। लेकिन सिंपल पेंडुलम और कोनिकल पेंडुलम में एक ही बेसिक डिफरेंस है। कोनिकल पेंडुलम में आप एक स्ट्रिंग लेते हो, सिंपल पेंडुलम में भी आप एक स्ट्रिंग लेते हो। तो दिस इज कोनिकल पेंडुलम हियर। इसके नीचे क्या है? एक बॉब है। फिर व्हाट यू डू इज, आप इसको यहाँ पे लाए और अगर रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, तो इट स्टार्ट्स परफॉर्मिंग ऑसिलेशन। लेकिन आप इसको यहाँ पे लाके इसको धक्का दे दो, पुश, कहाँ पे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो व्हाट इट विल डू, इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। पॉइंट नंबर 1, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन नॉर्मली ये होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। स्पेशल केसेस हो सकते हैं, अभी हम बात नहीं कर रहे हैं उसकी, बाद में देखेंगे। देन इस रस्सी को कहाँ पे बांध के रखा था? एस पॉइंट पे। इस पे फोर्सेस कौन कौन से? पहले तो टेंशन फोर्स कहाँ होता है? ऑलवेज टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये एंगल जो बना इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। और कौन सा फोर्स है? mg, वो कहाँ है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। mg, ये थीटा तो ये भी थीटा, क्यों? अल्टरनेट एंगल, वेरी गुड। देन इफ यू कैन सी, यहाँ पे जो आपके पास टेंशन है, टेंशन के कंपोनेंट्स कर सकते हो। ये टेंशन है तो ये t cos थीटा है, गुड। और यहाँ पे आएगा टुवर्ड सेंटर t sin थीटा, तो किसने किसको बैलेंस किया? t cos थीटा ने mg को बैलेंस किया और t sin थीटा ने क्या प्रोवाइड किया?
सेंट्रीपिटल फोर्स, टी साइन थीटा ने प्रोवाइड कर दिया सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट, मतलब mv स्क्वायर बाय r, दोनों को डिवाइड करोगे टी टी कैंसल, साइन बाय कॉस इज tan थीटा इज v स्क्वायर बाय rg। तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ऑफ पेंडुलम, कॉनिकल पेंडुलम, या फिर गाड़ी कहाँ था, गाड़ी था कर्व पे, यू सी इक्वेशन था सेम, यहाँ पे भी था आपका tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg, वहां पे भी है tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg, दोनों केस अलग है, एक गाड़ी एक पेंडुलम है लेकिन इक्वेशन है सेम। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है फनल का, हमारे पास दिस इज डन, ये बेसिक यू शुड नो, बाकी इक्वेशन हम जाएंगे नहीं, बाकी जब न्यूमेरिकल होगा तब देखेंगे। फनल मतलब उल्टा केस, फनल सिर्फ इतना याद रखना, फनल क्या है, उल्टा केस है, किसका उल्टा है, कॉनिकल पेंडुलम का। कॉनिकल पेंडुलम का वर्टेक्स था अप, फनल का वर्टेक्स है डाउन, राइट, तो ये उल्टा केस है, तो इक्वेशंस भी क्या बनेंगे, उल्टे बनेंगे मतलब नंबर 1 टी साइन थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा था, mv स्क्वायर बाय r, यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे cos थीटा प्रोवाइड करेगा mv स्क्वायर बाय r, लेकिन फनल में कोई रस्सी तो है नहीं, रस्सी नहीं है तो टेंशन होगा क्या, नहीं, तो क्या है इसके अंदर, एक बॉल है, बॉल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग यू, अगर आप किसी सरफेस पे बैठे हो तो कौन सा फोर्स आप लगा रहे हो, वेट, किस पे, बेंच पे, बेंच क्या लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, तो जब भी सरफेस कांटेक्ट में है तो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन, राइट, तो यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना कि t की जगह पे n आएगा, तो n cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r एंड n sin थीटा विल बैलेंस mg, यहाँ पे t cos थीटा ने mg को बैलेंस किया, वहां पे n sin थीटा ने mg को बैलेंस किया, तो ये दो चीजें याद रखना, बाकी हम नहीं देखने वाले बिकॉज इट इज गोइंग टू टेक टाइम। तो दोनों केसेस उल्टे हैं तो इक्वेशन भी तो उल्टे आएंगे, यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg, वहां पे cot थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg, या तो फिर एक काम करना, अगर आपको cot नहीं लिखना तो tan लिख लो, सिर्फ v स्क्वायर बाय rg को rg बाय v स्क्वायर कर दो, देन इसके बाद का केस था, याद होगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको मैं बोलूंगा VCM, एंड रिमेंबर वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्यों, वेरी ऑब्वियस, ऑब्जेक्ट बॉल एक रस्सी पे बांध के रखा है और इसको आप क्या करवा रहे हो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवा रहे हो, तो ये जो बॉल है ये ऊपर जा रहा है, मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, तो स्लो होगा कि नहीं होगा, स्लो होते जाएगा मिनिमम स्पीड, देन इट स्टार्ट्स कमिंग डाउन, अगेन स्पीड इंक्रीजेस, देन अगेन डिक्रीजेस, हाँ, तो स्पीड चेंज हुआ तो कौन सा मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज नॉन यूसीएम, तो ये लोवेस्ट पॉइंट है बी, हाईएस्ट पॉइंट है ए, मिड पॉइंट है सी एंड डी, तो इसको मैं बोल देता हूँ ए, इसको बोल देता हूँ मैं सी, याद रखना स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट इज ऑलवेज अंडर रूट ऑफ rg, स्पीड एट लोवेस्ट पॉइंट इज अंडर रूट ऑफ 5rg, और यहाँ पे है मिड, मतलब इन बिटवीन, अंडर रूट ऑफ 3rg। टेंशन का इक्वेशन समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन में हमेशा कौन सा फोर्स होना चाहिए, सेंट्रीपिटल, तो ए पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट है तो कौन से दो फोर्सेस, एक mg कहाँ है, नीचे की तरफ, टेंशन कहाँ है, नीचे की तरफ, क्योंकि टेंशन तो हमेशा जहां पे बांधा है, वैसे ही करते हो ना, जत्रा में जाते हो चेंडू लाते हो, राइट, and you have one end of that string in your hand, other is bob, right, तो सस्पेंशन कहाँ है, आपके हाथ में, मतलब कहाँ पे, सेंटर में, तो टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स सेंटर, और mg भी कहाँ है, टुवर्ड्स सेंटर, तो दोनों ने मिलकर क्या किया, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दिया, मतलब TA प्लस mg इक्वल टू mva स्क्वायर बाई r, इसका मतलब TA इक्वल टू
mva² माइनस mg। गुड। तो हाईएस्ट पोजीशन पे टेंशन का इक्वेशन क्या, mva² माइनस mg। लोएस्ट पे उल्टा होता है, लोएस्ट पे टेंशन सबसे ज्यादा होता है। रिमेंबर, टेंशन सबसे ज्यादा कहां पे है, लोएस्ट पे, इसलिए स्ट्रिंग टूटने के चांसेस कहां पे है, लोएस्ट पे। तो जब भी ये वर्ड यूज होगा ब्रेकिंग, तो ब्रेक कहां होगा, लोएस्ट, क्योंकि लोएस्ट में mg कहां है, नीचे है, टेंशन कहां है, ऊपर है। तो tb माइनस mg, जैसे यहाँ पे क्या लिखा था, ta प्लस mg, यहाँ पे क्या लिखोगे, tb माइनस mg। तो पूरा सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा mvv² प्लस mg। एंड रिमेंबर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो यू गेट डिफरेंस इन टेंशन बिटवीन लोएस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट, इट इज ऑलवेज 6 mg। इसको सॉल्व करना ही नहीं, डिफरेंस बोला है ना, तो 6 mg। गुड। टीए फाइंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली डिफरेंस इज 6 mg। यहां तक क्लियर। अब आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज रियली इंपॉर्टेंट। मैं थोड़ा स्लो डाउन करूंगा अब, क्योंकि रोटेशनल डायनामिक्स पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कंपेयर टू सर्कुलर मोशन। तो इसका जो पार्ट 2 था वो था रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन में इतना ही फर्क है, लीनियर मोशन में पोजीशन चेंज होता है इन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, रोटेशनल मोशन में बॉडी, रिजिड बॉडी रोटेट होता है। हमारा टास्क क्या है, हमारे टास्क है नंबर 1, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन फाइंड करो। डेरिवेशन में जाएंगे नहीं, सिर्फ पता होना चाहिए। जैसे लीनियर मोशन का होता है हाफ mv², यहाँ पे होगा हाफ m का इक्विवेलेंट मतलब i, v का इक्विवेलेंट मतलब ω², तो हाफ i ω²। नंबर 2, जैसे जैसे मैंने बताया, फोर्स इज मास इनटू वेलोसिटी, टॉर्क इज I इनटू ओमेगा, I इनटू ओमेगा, मास इंटू ओके। फिर एक काम करते हैं ना, इसको ऐसा कर देते हैं, बराबर है अब, यस। तो ये अगर ऐसा किया तो यहाँ पे क्या लिखोगे, क्या करोगे, L, तो you will have angular momentum equal to I omega, very good, so this is what you need to know। then torque equal to I into alpha। तो ये 3 इक्वेशन बेसिक इक्वेशन है, डेरिवेशन तीनों का हमको करना नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए हाफ I ω², I ओमेगा एंड I अल्फा। तो इंपॉर्टेंट चीज, तीनों इक्वेशन में कौन है, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कैसे करते हैं पहले वो समझ लो। तो बेसिक सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स जैसे कि रिंग, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स, सम सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स, सबसे पहला ऑब्जेक्ट है रिंग। अगर आपके पास एक रिंग है विच इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, यू नो व्हाट इज ओन एक्सिस, इट्स ओन एक्सिस मतलब एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। तो यहाँ पे ये जो एक्सिस है ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और ये परपेंडिकुलर है किसको, रिंग को। तो इफ यू someone of you have a ring, can you please give it to me? राइट। तो रिंग के रोटेशन अलग अलग टाइप से रोटेट करवा सकते हो। पहला सिंप्लीफाइड वर्जन, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू सेंटर एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसको बोलते हैं इट्स ओन एक्सिस। ये नॉर्मली इंटीग्रेशन से हमको मिल जाता है mr²। तो पहला केस है विच इज IC, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस विच इज mr²। देन अब हम एक्सिस को यहां पे शिफ्ट कर सकते हैं। नाउ दिस टाइम द रिंग विल रोटेट अबाउट टेंजेंट
लेकिन ये टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर है। किसको परपेंडिकुलर है, टू द प्लेन, राइट। पहला था passing through center and perpendicular, now it is tangent and perpendicular, correct? So it can rotate, very good, magnetic, fine. So it can rotate about this axis. अब क्वेश्चन ये आया कि हाउ डू आई फाइंड आउट, कैसे मिलेगा हमको, मतलब दूसरा जो एक्सिस है वो क्या, टेंजेंट है, राइट। तो दो थ्योरम है, एक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है आईओ, राइट, और आपको पता है आईसी, तो दोनों पैरेलल एक्सिस में डिस्टेंस कितना है वो देख लो, कितना है, h इक्वल टू आर। The distance between the two axes is h equal to r. So according to parallel axis theorem, IO equal to IC plus MH square. IC कितना, mr square, और h कितना वापस से r, तो mr square plus mr square कितना, 2mr square, right? तो moment of inertia of the same ring of the same mass and the same radius just about an axis which is tangent and perpendicular to its plane, it is 2mr square. Then तीसरा case, now you can rotate the same ring about diameter, right? ये diameter है, अब जो ring rotate होगा it will rotate about its diameter. तो ring को अगर आपको about diameter rotate करना है तो what you will do is, मैं आपको एक केस बताऊंगा फिर आपको बोलूंगा ये सेम सब पे अप्लाई कर देना। ये था सेंटर ऑफ मास, और ये सेंटर ऑफ मास कहाँ है, z एक्सिस के अबाउट है, मतलब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, एंड दिस इज mr स्क्वायर। फिर हमारे पास दो और एक्सिस है, कंडीशन पता होनी चाहिए, ये एक्सिस x एक्सिस, and as you can see x axis is about diameter, और आपके पास एक y axis है, it is also diameter। तो याद रखना ये x axis है और ये y axis है, और x axis और y axis दोनों क्या है, diameter है, इसलिए moment of inertia about x axis and y axis is equal to moment of inertia about diameter। तो दूसरा थ्योरम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करने के कुछ कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, बॉडी शुड बी प्लेन लैमिना, मतलब 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, जैसे कि रिंग, जैसे कि ये पेपर। यू कैन नॉट अप्लाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम टू अ बॉल, राइट। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम किसके लिए लगता है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए। कंडीशन नंबर 2, 3 एक्सिस होने चाहिए, है क्या 3 एक्सिस, यस। कंडीशन नंबर 3, तीनों में से एक परपेंडिकुलर होना चाहिए, यस। 2 उस बॉडी के प्लेन में होने चाहिए, यस। कंडीशन नंबर 4, these 3 should be mutually perpendicular to each other and should be concurrent। एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, यस। तो ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई हुए तो ही आप अप्लाई कर सकते हो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मतलब क्या, मतलब ये IZ इक्वल टू IX प्लस IY, लेकिन IZ क्या था, IC था, IX और IY क्या था, ID था, तो ID प्लस ID, मतलब यू विल हैव IC इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ID, तो ID इक्वल टू IC बाय 2, करेक्ट। तो ये याद रख लेना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी मतलब लाइक अ रिंग और अ डिस्क, moment of inertia about diameter is always half of its own axis. What was its own axis, IC, mr square, तो ये क्या आ जाएगा, mr square by 2, तो ये आ जाएगा आपके पास mr square by 2। गुड, ये हो गया फॉर डायमीटर। मतलब इन शॉर्ट आपने फाइंड क्या किया, इन शॉर्ट आपने ये फाइंड कर लिया what is the moment of inertia of the body about one of its diameter, मतलब ऐसा। तो 3 केसेस हो गए, एक था about its own axis, एक था tangent perpendicular to the plane, एक है diameter। अभी रह गया tangent in its plane। पहले tangent ऐसा था, मतलब क्या था, perpendicular,
अब टेंजेंट कैसा है, अब ये ऐसा है, पहले बॉडी रोटेट हो रहा था लाइक दिस, अब कैसे रोटेट होगा, अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन, राइट। तो सिंपल सिंपल, सो इट विल रोटेट लाइक दिस बेसिकली, अभी गिर जाएगा वो, इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ओके। तो अब फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट, मैं इसको बोल देता हूँ टी पॉइंट। तो क्या फाइंड करना है, टेंजेंट, टेंजेंट कहाँ है, प्लेन में, किसके प्लेन में, बॉडी के प्लेन में। क्या फाइंड करना है, आई टी, क्या पता है, आई डी, ये डायामीटर है, भूलो मत, राइट। दोनों एक्सिस क्या है, पैरेलल, तो थ्योरम कौन सा लगेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और एच की वैल्यू कितनी है, एच इक्वल टू आर, तो आई टी क्या आएगा, आई डी प्लस एम एच स्क्वायर, बट व्हाट इज आई डी, ID was mr square by 2 plus mh square, मतलब h की जगह पे क्या लिखोगे, r, तो कितना आ गया 3/2 mr square। गुड। तो ये चारों केसेस डिस्क के लिए भी होंगे, मैं डिराइव नहीं करूंगा, सिर्फ बता दूंगा। डिस्क के लिए IC मतलब अबाउट इट्स ओन एक्सिस mr square by 2, ID ये हमेशा IC का हाफ होता है, mr square by 4, वेरी गुड। IT tangent which is perpendicular to the plane, disk, you know disk, you should know what is a disk, ये disk है, ये IC है जो पता है, ये IT है जो फाइंड करना है, डिस्टेंस कितना है, h इक्वल टू r है, ये कितना है mr स्क्वायर बाय 2 है। फाइंड क्या करना है, IT फाइंड करना है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम विच इज IC प्लस m इंटू एच का स्क्वायर, h कितना है, r है, तो कितना आएगा 3/2 mr स्क्वायर, तो 3/2 mr स्क्वायर। गुड, देन 3 हो गए। अब टेंजेंट कहाँ पे, टेंजेंट इन द प्लेन, मतलब टेंजेंट इन द प्लेन मतलब यहाँ पे, और अभी पता क्या है ID, तो ये हटा दो, ये हटा दो, फिर क्या पता है हमको ID, व्हाट इज ID, ID इज mr स्क्वायर बाय 4, mr स्क्वायर बाय 4 कितना आ गया 5 mr स्क्वायर बाय 4, तो टेंजेंट विच इज पैरेलल टू द प्लेन मतलब इन द प्लेन इज इक्वल टू 5/4 mr स्क्वायर, वेरी गुड। तो कुछ है ही नहीं, दिस इज जस्ट, यू हैव टू जस्ट इमेजिन। अभी मुझे रिंग का बताओगे वापस एक बार, ये क्या है mr स्क्वायर, ये क्या है mr स्क्वायर बाय 2, ये क्या है 2 mr स्क्वायर, 2 mr स्क्वायर, ये क्या है mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर मतलब कितना 3/2 mr स्क्वायर, करेक्ट। अब आ गया बात हॉलो स्फीयर का। अब याद रखना, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर ये केसेस इनफैक्ट रिंग और डिस्क से कम आते हैं इनके केसेस। ऐसा क्यों, क्योंकि डिस्क या रिंग ये क्या है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो जब 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात करते हो तो टेंजेंट कैन बी परपेंडिकुलर, टेंजेंट कैन बी पैरेलल, राइट। Axis can pass through center of mass and be perpendicular. Axis can pass through center of mass and be parallel. लेकिन स्पीयर का केस, राइट, एक ने किसी को पूछा कि बता सेंटर ऑफ अर्थ कहाँ है, उसने बोला कुछ नहीं, मैं रॉड लूंगा, मैं आर पार कर दूंगा, कहीं से भी आर पार कर दो, सेंटर से ही पास होगा, मतलब सेंटर से पास होगा, और आर पार मतलब डायामीटर, तो सेंटर और डायामीटर IC और ID दोनों केसेस यहाँ पे है सेम। तो यहाँ पे जो 2 केसेस थे वहां पे वो सिंगल केस है, तो यू शुड नो इट इज अ सिंगल केस, तो यू हैव IC इक्वल टू ID। तो फिर टेंजेंट भी तो एक ही है ना, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को टेंजेंट एक ही बनता है, उसमें पैरेलल टू द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता ही नहीं है,
राइट। तो यहाँ पे दो दो केसेस आएंगे। हॉलो स्फीयर मतलब प्लास्टिक बॉल जैसा केस। व्हाट इज प्लास्टिक बॉल? अंदर से फोकल, एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, राइट। तो इस केस में बनेगा आपका IC 2/3 mr²। और I टेंजेंट, टेंजेंट ये पता है, ये फाइंड करना है। दोनों एक्सिस क्या है? पैरेलल। तो थ्योरम कौन सा लगेगा? तो क्या आएगा? 2/3 mr² प्लस mr², कितना? 5 mr²/3। वेरी गुड। तो ये आ जाएगा आपके पास 5/3 mr²। लास्ट केस है सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर देन यहाँ पे आएगा 2/5 mr², यहाँ पे आएगा 2/5 + 1 मतलब कितना? 7/5 mr²। यहाँ तक क्लियर? अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन? व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? जागना पड़ेगा, यू कैन नॉट स्लीप। ओके, व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? वेरी गुड। I equal to mk², k² equal to I/m, k equal to √I/m। तो अगर मुझे k वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रिंग का केस, डिस्क का केस, जो भी हो, अगर रिंग का केस लेता हूं, मुझे k चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? I क्या था? mr²/m, कैंसल एंड कैंसल, तो कितना मिल गया? k इक्वल टू r। करेक्ट, राइट। शॉर्टकट बता देता हूं क्योंकि दैट इज व्हाट वी नीड। ये सब करना नहीं है, ये सब करते मत बैठना। √I/m टाइम जाएगा। सिंपल सिंपल। द आइडिया इज m को छोड़ दो, m को छोड़ दो, m को भूल जाओ। ये जो m है ना, इसको साइड में कर लो। जो कुछ भी बचा वो होता है k²। What is left? What is left? r²/2, that is k²। So what is k? r/√2। Very simple, very very simple। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आएगी? r/√2। तो k²/r² क्या आएगा? 1/2। करेक्ट, k²/r² विल बी 1/2। यहाँ पे m को साइड में कर लो, r/2। यहाँ पे भी m को साइड में कर लो, √3/2r। ओके, तो √3/2r। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट, दिस इज हाउ यू शुड फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। यहाँ पे √5/4 मतलब √5/2, या तो √5/4 लिखोगे तो भी चलेगा, इनटू r। ये आ गया रेडियस ऑफ गायरेशन। Then for the case of ring and for the case of hollow sphere and for the case of solid sphere, तो यहाँ पे what is k? r। what is k? m को अलग कर दो, r/√2। यहाँ पे m को अलग कर दो, √2r। m को अलग कर दो, √3/2r। यहाँ पे m को अलग कर दो, √2/3 इंटू r। यहाँ पे m को अलग कर दो, √5/3r। राइट, सेम हियर, √2/5r एंड √7/5r। करेक्ट। विदाउट रियलाइजिंग अभी तक हम 50 के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 1 2 3 4 के की वैल्यू क्वेश्चन आता है, 1 2 3 4 आई की वैल्यू 8। और पता होना चाहिए डिस्क मतलब सॉलिड सिलेंडर। देखा क्या रोलर, रोड बनता है तो रोलर देखा है, साइड से देखा है उसको, साइड से क्या दिखता है? साइड से डिस्क। मतलब सॉलिड सिलेंडर और डिस्क का केस क्या आएगा? सेम, राइट, गुड। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज आल्सो mr²/2। तो ये 8 केसेस और 2 केसेस और 10 10। रिंग के 8 क्वेश्चन है ना, दिस इज 8। और हॉलो सिलेंडर,
हॉलो सिलेंडर पता है? हॉलो सिलेंडर पता तो होना ही चाहिए, ऐसा कैसे नहीं पता होगा। तो ये बन गया आपका हॉलो सिलेंडर। हॉलो साइड से देखोगे तो क्या दिखता है? रिंग। तो हॉलो सिलेंडर और रिंग का केस क्या है? सेम। तो ये केस, दिस केस इज कॉमन, दिस इज कॉमन फॉर सॉलिड सिलेंडर एंड डिस्क, दिस केस इज कॉमन फॉर हॉलो सिलेंडर एंड रिंग। 8 8 2 और 2, 20 क्वेश्चंस सॉल्व। देन ये 4 कितने? 24। ये 4 कितने? 28। एक ही टेबल में 28। पीछे तो बहुत कुछ किया हमने, तो वो छोड़ दो। गुड। आगे, अब इसके आगे जो इंपॉर्टेंट है वो है रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन मतलब ऑब्जेक्ट रोल हो रहा है, और रोल कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? जिसका जिसका शेप हो स्फीयर या फिर सर्कुलर। तो याद रखना, कभी ये देखोगे नहीं, देखा है क्या किसी गाड़ी का व्हील स्क्वायर शेप का है? देखा है? देखोगे भी नहीं क्योंकि रोल नहीं होगा। तो रोलिंग मोशन में शेप शुड बी स्फीयर और सर्कुलर। गुड। तो रोलिंग मोशन मतलब क्या? हमारे पास एक सरफेस है, पहले हम स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस से, उसके ऊपर है एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का शेप है स्फीयर, ये होगा रोल। और याद रखना, रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। किसका ट्रांसलेशन? सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास इज द ओनली पॉइंट, एक ही ऐसा पॉइंट है जो प्योरली स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, बाकी पूरा बॉडी क्या कर रहा है? रोटेशन कर रहा है। सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट है जो क्या कर रहा है? ट्रांसलेशन, मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है। बाकी सारा का सारा बॉडी जब व्हील आगे जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? रोटेशन। तो रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल। ट्रांसलेशन किसका? सेंटर ऑफ मास। रोटेशन बॉडी का अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो टोटल एनर्जी भी तो आएगा, फिर क्या आएगा? ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी। अब इसके आगे ध्यान दो, क्योंकि अभी अगले टेबल में 50 क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, 50, राइट? ध्यान दो, E इज टोटल एनर्जी किसका? रोलिंग मोशन का। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। व्हाट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी? half mv square. What is rotational kinetic energy? half I omega square. वेरी गुड। बट अभी अभी आप लोगों ने ही बताया मुझे कि I क्या होता है? m k स्क्वायर, राइट? k इज रेडियस ऑफ गायरेशन। mr स्क्वायर तब बोलोगे जब रिंग हो। मैंने बताया कि ये रिंग है? नहीं। जनरल फॉर्मूला इज m k स्क्वायर। व्हाट इज ओमेगा? v by r। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, k को अंदर डाल दो, v को बाहर निकाल दो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? व्हाट डू यू सी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? थोड़ा ओपन, कीप योर थॉट्स ओपन हियर। ट्रांसलेशनल, इमेजिन मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट है, रिंग है, डिस्क है, हॉलो स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर है। इमेजिन चारों का मास सेम है, इमेजिन चारों का ट्रांसलेशनल स्पीड v भी सेम है। तो चारों ऑब्जेक्ट का क्या सेम है? लुक 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 लुक, कौन सा काइनेटिक एनर्जी? ट्रांसलेशनल। मतलब क्या चेंज नहीं हुआ? ट्रांसलेशनल। तो क्या चेंज हुआ? रोटेशनल। वेरी गुड। तो ये पता लग गया तो अगला टेबल समझ में आएगा। अब एक काम करना, और एक चीज समझ लो, ये क्या है? ये कौन सा एनर्जी है? रोटेशनल। तो अगर रोटेशनल एनर्जी निकालना है तो क्या करोगे? ट्रांसलेशनल को k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे। और k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कैसे निकालना है वो तो अभी अभी बताया, राइट? इमेजिन मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा है। तो ये जो नंबर होता है ना, नंबर m को भी छोड़ दो, आर स्क्वायर को भी छोड़ दो, नंबर क्या होता है? k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो डायरेक्टली पता है ये k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है। तो ट्रांसलेशनल एनर्जी को
के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, रोटेशनल एनर्जी। वेरी गुड। और इसको कॉमन निकाल लोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये कितना एनर्जी हो गया, टोटल हो गया। दिस इज टोटल। अब नाउ इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है ये पूरे चैप्टर का, अच्छे से ध्यान देना और समझ लेना। टाइप ऑफ बॉडी, नॉट यू स्टे देयर, फाइन, नहीं बुलाया फिर भी आ जाता है। सो एनीवेज, तो टाइप ऑफ बॉडी, उसके बाद बॉडी का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, उसके बाद बॉडी का ट्रांसलेशनल एनर्जी। तो बॉडी का ट्रांसलेशन एनर्जी मतलब कौन, हाफ एम वी स्क्वायर। उसके बाद बॉडी का रोटेशनल एनर्जी मतलब कौन, ई आर। उसके बाद बॉडी का टोटल एनर्जी। गुड। पहले देखते हैं बॉडी कौन सा है। टाइप ऑफ बॉडी, व्हाट इज के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, व्हाट इज ट्रांसलेशनल एनर्जी, व्हाट इज रोटेशनल एनर्जी, व्हाट इज टोटल एनर्जी। तो पहला बॉडी हम लेंगे रिंग मतलब कौन, हॉलो सिलेंडर। HC is not high chord, it is hollow cylinder. What is k square by r square? 1। ये तो इसका तो चिंता ही नहीं है, ये चेंज होता ही नहीं है। कितना रहता है, तो कोई भी टाइप का बॉडी का कितना रहेगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर एंड हाफ एम वी स्क्वायर। गुड। मैंने क्या बताया था, रोटेशनल के लिए किसको मल्टीप्लाई करो, ट्रांसलेशनल को किससे, तो मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, टोटल क्या होता है इन दोनों का एडिशन, हाफ और हाफ कितना, एम वी स्क्वायर। राइट, 10 क्वेश्चन सॉल्व, 1 2 3 4। राइट, रिंग के लिए 4, हॉलो सिलेंडर के लिए 4, 4 और 4 8। राइट, ये 8 हुए। दो कौन से, क्वेश्चन ऐसा भी आता है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ट्रांसलेशनल इन टोटल एनर्जी, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी इन टोटल एनर्जी। टोटल का हाफ क्या है, टोटल का हाफ क्या है, ट्रांसलेशनल, तो फिर कितना परसेंट, डन। तो 50 अगर ट्रांसलेशन से आ रहा है तो बचा हुआ 50 कहां से आ रहा है, रोटेशन से। क्वेश्चन खत्म। देन उसके बाद है डिस्क मतलब सॉलिड सिलेंडर, नॉट सुप्रीम कोर्ट। ये कितना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1/4, इन दोनों का एडिशन, अरे हाफ मतलब 0.5, 1/4 मतलब 0.25, 0.5 और 0.25 कितना, 0.75 मतलब कितना, 3/4। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशन एनर्जी इन टोटल एनर्जी। फ्रैक्शन मतलब क्या, डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1/2 mv स्क्वायर अपॉन 3/4 mv स्क्वायर, 1 जा एंड 2 जा, 2/3 कितना फ्रैक्शन, 0.66 मतलब कितना परसेंट, 66.66। कौन तो रोटेशन कितना, 100 में से 66.66 कौन दे रहा है, ट्रांसलेशन। तो रोटेशन कितना दिया, 33.33। डन। व्हाट अबाउट हॉलो स्फीयर, व्हाट इज k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, मल्टीप्लाई 1/3 है ना, 2 2 कैंसल। व्हाट इज 1/3 प्लस 1/2, 5/6, करेक्ट। देन सॉलिड स्फीयर कितना, 2/5, तो ये कितना, 1/5 प्लस 1/2 कितना, 7/5 की 7/10, 7/10 mv स्क्वायर, करेक्ट। राइट, तो इसी के अंदर ओनली इन दिस देयर आर मोर देन 30 क्वेश्चंस। फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन सॉल्व। गुड। तो क्या चेंज नहीं होता, वेरी गुड। राइट, अब इसका अगला केस, अभी तक हमने बॉडी को कहां रोल करवाया, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे।
इंक्लाइन प्लेन पे करवाया क्या? नहीं करवाया। तो नाउ इट इज टाइम फॉर अस कि उसी ऑब्जेक्ट को, उसी बॉडी को ले जाएंगे, कहां पे ले जाएंगे? इंक्लाइन प्लेन पे ले जाएंगे। इंक्लाइन प्लेन पे ले जाएंगे, कहां पे ले जाएंगे? हाइट पे ले जाएंगे, और उसको पकड़ के रखेंगे। पकड़ के रखेंगे मतलब क्या करेंगे? मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? जीरो, क्योंकि स्पीड कितना है? जीरो। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस, दैट वेलोसिटी इज जीरो। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, एंड देन यू आल्सो नीड टू रिमेंबर, ठीक है, आप समझ लेना, वो जीरो है। दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। तो जब ये ऑब्जेक्ट रोल होके नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों होता है यहाँ पे? बिकॉज ऑफ हाइट। और काइनेटिक क्यों जीरो है? बिकॉज स्पीड इज जीरो। जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे आ गया तो कौन जीरो? पोटेंशियल जीरो, और काइनेटिक नॉन जीरो। वेरी गुड। तो जब नीचे आ रहा है तो स्पीड बढ़ते जा रहा है। पहले स्पीड कितना था? जीरो था, अब स्पीड क्या है? नॉन जीरो है। तो फाइंड क्या क्या करना है इस केस में? इस केस में आपको फाइंड करना है, नंबर 1, ग्राउंड पे पहुंचने के बाद स्पीड कितना। नंबर 2, क्योंकि स्पीड बढ़ते जा रहा है मतलब एक्सेलरेशन है, मतलब क्या फाइंड करना है? ए फाइंड करना है। गुड। अब बुक टू बुक बताने का तरीका अलग होता है। कुछ बुक में बोलेंगे ए पॉइंट पे क्या था? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक था क्या? नहीं। बी पॉइंट पे क्या है? काइनेटिक। पोटेंशियल है क्या? नहीं। तो कुछ बुक में बोलेंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा पोटेंशियल? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड। तो पोटेंशियल कहाँ गया? क्योंकि हाइट कम हो रहा है। रिमेंबर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? mgh। हाइट कम होगा तो पोटेंशियल क्या होगा? कम। तो गया कहाँ पे? काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया। या फिर कुछ बुक में बोलेंगे टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, बट टोटल एट ए इज ओनली पोटेंशियल, टोटल एट बी इज ओनली, तो वही है, इट्स द सेम थिंग। तो रिमेंबर पोटेंशियल एट ए, इसका क्या हुआ? इसका हुआ काइनेटिक। कहाँ हुआ? बी पॉइंट पे। व्हाट इज पोटेंशियल एट ए? व्हाट इज काइनेटिक एट बी? ये सबसे बड़ी गलती रोलिंग मोशन है। रोलिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल प्लस, अभी अभी आपने बताया ये है 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अगर आपने ऐसा लिखा मतलब आप बता रहे हो कि फ्रिक्शन है ही नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होगा तो बॉडी क्या होगा? डायरेक्ट स्किड होगा। स्किड होगा ना। फ्रिक्शन नहीं होगा तो स्लिप हो जाते हो ना। क्यों स्लिप होते हो? टायर स्लिप हो गया, मतलब क्या? टायर ने रोटेशन नहीं परफॉर्म किया, उसने क्या किया? ट्रांसलेशन। तो ये ऐसा लिखना मतलब आप बोल रहे हो फ्रिक्शन है ही नहीं, मतलब रोटेशन है क्या? नहीं। तो रोटेशन कब आएगा? जब फ्रिक्शन होगा। तो ये नीट का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। रोलिंग मोशन इज नॉट पॉसिबल व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन। खत्म। तो ये क्या आ गया? 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्या है? कुछ नहीं, कैंसल कैंसल, 2 को इधर भेज दो, 2 को भेज दिया, तो क्या बच गया? v स्क्वायर इक्वल टू 2gh अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो फाइनल स्पीड का इक्वेशन मिल जाएगा। कितना फाइनल स्पीड? कितना फाइनल स्पीड? अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। राइट। अब चाहिए ए, क्योंकि v हो रहा था चेंज, मतलब क्या हो रहा था? एक्सेलरेशन। तो ए कैसे फाइंड करते हो? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी तो पता है, ये है ऊपर, कितना है? हाँ, पर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम टी पता है क्या आपको? नहीं। तो फिर यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। तो क्या यूज करोगे? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस। पर एस क्या है यहाँ पे? एस क्या है? एस ये है, एस इज द विड्थ ऑफ द प्लेन, और ये एंगल कितना है? थीटा। तो साइन थीटा कितना है? एच अपॉन एस। तो यहां से एच कितना आ गया? एस साइन थीटा। अब आगे यूज करेंगे उसका वी स्क्वायर। व्हाट इज वी स्क्वायर? 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यू कितना है? 0। ए तो ए है, वही तो फाइंड करना है। एस इज एस, व्हाट इज एच नाउ? एच कितना? एस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, देन इक्वल टू क्या?
टू ए एस, कैंसल 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 कैंसल, ए क्या आ गया, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एक लास्ट चीज जो आपके बोर्ड में सिलेबस में होता नहीं है, टाइम ऑफ डिसेंट। कितना टाइम लगा बॉडी को नीचे आने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि 4 ऑब्जेक्ट्स है, रिंग है, डिस्क है, हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, चारों के चारों का मास सेम है, चारों के चारों सेम प्लेन पे छोड़ दिए, तो सबसे पहले कौन नीचे पहुंचेगा? नीचे पहुंचना मतलब टाइम ऑफ डिसेंट, राइट। तो टाइम ऑफ डिसेंट का इक्वेशन कैसे बनाओगे? सिंपल, व्हाट इज v इक्वल टू u प्लस at, बट u कितना था? 0, राइट। तो यहां से क्या मिल गया? t इक्वल टू v बाई a, v तो पता है ना, अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर, राइट, अपॉन not like this, by the way, this is 1 plus k square by r square अपॉन a कितना है? g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर। वेरी गुड। अब ऐसा करते हैं साइन थीटा को अलग रख देते हैं, तो 1 अपॉन साइन थीटा। g को अंदर लेके जाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ऊपर g है, तो g को अंदर लेके गए तो क्या होगा? जी स्क्वायर होगा। और नीचे क्या था? 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये नीचे का 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ऊपर से अंदर जाके स्क्वायर, तो 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का स्क्वायर। ये और ये हो गया कैंसल, जी और जी हो गया कैंसल, तो मिल गया आपको टाइम ऑफ डिसेंट कितना? 1 बाय साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, राइट। अब करते हैं और 15-20 क्वेश्चन सॉल्व। नहीं, बहुत सारा काम इधर ही हो गया हमारा। इट्स नॉट थ्योरी, वी आर नॉट डूइंग थ्योरी। आई टोल्ड यू विल डू ओनली एमसीक्यू, दिस इज एमसीक्यू। विदाउट रियलाइजिंग 100 के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व हो गए हमारे, इट्स मोर देन 100, सेंचुरी हो गया। अब आगे रिमेंबर, स्कोर आपको करना है और मेरा काम है करवाना है, तो ध्यान दो। गुड, ध्यान चाहिए। देन अब क्वेश्चन चालू करेंगे ना, तब समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट यू विल रियलाइज सून। देन चलो, अब लास्ट है, ये लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं है। और बॉडी, कौन सा बॉडीज मैंने बताए थे आपको? रिंग, डिस्क, और याद रखना रिंग मतलब हॉलो सिलेंडर, ये क्या है? देन हॉलो स्फीयर, देन सॉलिड स्फीयर। हम फाइंड कर सकते हैं v, हम फाइंड कर सकते हैं a, हम फाइंड कर सकते हैं t। अब फॉर्मूला याद रखो, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, a इक्वल टू g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, t इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 2h बाय g, 2h by g, not g by h, 2h by g 1 plus k square by r square। अगर रिंग होगा तो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर कितना? 1 प्लस 1 कितना? 2, 2 और 2 गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन सॉल्व, हॉलो सिलेंडर एंड रिंग के लिए, है ना। 2 गया, 2 गया गया। देन a 1 प्लस 1 2 मतलब कितना? d sin थीटा बाय 2। t 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 4, तो 1 अपॉन साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 4h बाय g, राइट। 1 2 3, 3 और 3 6, डिस्क हाफ, हाफ प्लस 1 3 बाई 2, 3 बाई 2 का 2 ऊपर 4 अंडर रूट ऑफ 4gh बाई 3। a हाफ प्लस 1 3 बाई 2,
3/2, 2 गया ऊपर, तो 2g sin थीटा बाय 3, 1 प्लस हाफ 3/2, 3/2, 2 गया, 1 प्लस हाफ 3/2 होता है, याद रखना, 2 गया, तो 1 sin थीटा अंडर रूट ऑफ 3h/g, होलो स्फीयर, 2/3 प्लस 1 5/3, 3 गया ऊपर, 6 अंडर रूट ऑफ 6gh/5, 2/3 प्लस 1 5/3, 3 गया ऊपर, तो 3g sin थीटा बाय 5। सिमिलरली यहाँ पे दिस इज हाउ मच 5/3 इंटू 2 10, तो ये आ जाएगा 1 sin थीटा अंडर रूट ऑफ 10h/g। अब हाँ ठीक है, 5/2/3 प्लस 1 इज 5/3, 5/3/3, ओके गुड। देन आखिरी सॉलिड 2/5 प्लस 1 7/5 ऊपर गया, रूट ऑफ 10 gh/7। व्हाट अबाउट दिस 2/5 प्लस 1 7/5, 5 गया ऊपर, तो 5g sin थीटा बाय 7। एंड व्हाट अबाउट दिस, अरे 2/5 प्लस 1 7/5, 7/5 मतलब 14h/5g, करेक्ट। देन अब एक क्वेश्चन ऐसा था जेई मेन 2018-19 आई थिंक, 4 ऑब्जेक्ट है, ये चारों ऑब्जेक्ट है, नीचे सबसे पहले कौन पहुंचेगा, जिसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा या तो जिसका टाइम ऑफ डिसेंट सबसे कम होगा, राइट। स्पीड सबसे ज्यादा या टाइम ऑफ डिसेंट सबसे कम, स्पीड सबसे ज्यादा किसका, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 तो 1 है, रूट ऑफ 1 भी 1 है, ये क्या है 1.33 है, 6/5 क्या होता है 1.2 होता है, तो याद रखना ये 1.33 है, 1.33 इज ग्रेटर देन 1 एंड इज ग्रेटर देन 1.2, तो कम से कम डिस्क, रिंग और हॉलो स्फीयर से पहले पहुंचेगा, राइट। रेसिंग चल रहा है यहाँ पे, तो आगे कौन है, देख रहा ना मूवी भाग मिल्खा भाग, अब तक डिस्क आगे है, फिर है हम क्या देख रहे हैं, पीछे से आ गया सॉलिड स्फीयर और सब कुछ पीछे छोड़ के आगे, व्हाट इज 10/7 1.4, तो सबसे ज्यादा स्पीड किसका, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, डन डन डन। तो दिस इज द एंड ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ दिस चैप्टर, गुड। हमारे पास 15 मिनट और है, तो नाउ we'll start with first question of CET, which is CET 2020। पहला क्वेश्चन, इसका कॉन्सेप्ट बाकी है, मैं बता देता हूं, और सिंपल क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन, if there is change of angular momentum, if there is change of angular momentum from 1 joule second to 4 joule second in 4 सेकेंड, मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम दे दिया आपको 1 जूल सेकेंड, फाइनल मोमेंटम दे दिया आपको 4 जूल सेकेंड, टाइम कितना दिया है 4 सेकेंड, देन द टॉर्क इज, तो जो एक फॉर्मूला मैंने नहीं बताया वो अभी बताना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट टॉर्क। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब dl, व्हाट इज dl, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन dt equal to torque. What is final momentum 4, what is initial 1, what is time 4, तो टॉर्क कितना 3/4 जूल है क्या, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a thin uniform rod has mass m and length l,
अभी तक हमने रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बात नहीं किया, जो अब करेंगे। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ rod about an axis perpendicular to it and passing through the point at a distance L by 2 from one of its ends. This is important. Distance कहाँ से मेजर कर रहे हो? One of its ends, सेंटर से नहीं। तो ऐसा है, आपके पास एक रॉड है, let us take a rod। आपको ये पता होना चाहिए रॉड का लेंथ L, और अगर रॉड रोटेट हो रहा है about an axis passing through its center and perpendicular to its length, IC. Do you remember what was IC? ml square by 12. And according to the question, the axis is passing through a point जिसका डिस्टेंस क्या है? L by 3। कहां से? वन एंड से, सेंटर से नहीं, कहां से? वन एंड से। तो ये डिस्टेंस कितना है? L by 2, क्योंकि टोटल लेंथ कितना था? L, तो ये कितना है? L by 2। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? H, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। H is the distance between two parallel axes. So what do you see? Do you see कि L by 3 plus H is equal to L by 2? तो H equal to L by 2 minus L by 3, मतलब L by 6। तो according to principle of parallel axis theorem, IO is IC plus MH square। IC कितना? ml square by 12। H कितना? L by 6 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कितना? ml square by 12 plus ml square by 36। इधर 12 है, वहां 36 है। 4 ml square by 36, क्योंकि पहले टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 3 से, तो 3 ml square by 36 plus ml square by 36 मतलब कितना? 4 ml square by 36 मतलब कितना? ml square by 9। ऑप्शन नंबर सी।